ड्रामे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंजी को बार बार अपने दोस्तों के कही हुई बातें याद आ रही थी। बट उसके बाद जिंजी देखती है कि गोंकी ठीक तरीके से बर्गर को रैप नहीं कर रहा है, इसीलिए वो गोंकी के सामने आती है और उसे सिखाती है कि किस तरीके से बर्गर को ठीक से रैप करते हैं। थोड़ी ही देर में गोंकी जिंजी को बोलता है कि तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी। तो जिंजी कहती है कि कौन सी चोट। उसके बाद वो अपना हाथ देखती है और वो रोने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि ओ माय गॉड, मेरे हाथ पर दर्द हो रहा है। तो गोंकी कहता है कि हाँ, इतने अचानक से तुम्हें दर्द होने लग गया। उसके बाद वो और जिंजी सामने बैठते हैं। तो गोंकी जिंजी से बोलता है कि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी थी और तुम्हें पता भी नहीं चला, और जैसे ही मैंने तुम्हें बताया तभी से तुम्हें अपने हाथ पे दर्द होने लग गया। तो जिंजी कहती है कि चुप रहो, मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद गोंकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती हो। तो जिंजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा लगा लूंगी। उसके बाद वो अपने हाथों से दवा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहाँ पर पहुँचता नहीं है, इसीलिए गोंकी उसके सामने आता है और वो उसकी हेल्प कर देता है। जब जिंजी गोंकी को अपने हाथ पर दवा लगाते हुए देखती है तो उसे बचपन की याद आ जाती है, जब यह सेम चीज गोंकी ने बचपन में भी जिंजी के साथ की थी। और जब उसने जिंजी के हाथ पर दवा लगाई थी तो जिंजी गोंकी से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी कि उसने उसके गाल पर किस कर दिया था। जब जिंजी यही सब सोच रही होती है तभी उसे गोंकी बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें बचपन की याद आ गई क्या। तो जिंजी घबराते हुए बोलती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ भी याद नहीं है। चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो, अपने काम से मतलब रखो। तो गोंकी कहता है कि क्या हो गया, तुम मुझे पसंद करती हो क्या, इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बस, तुमने तो मेरी बातों को सीरियसली ले दिया। तो जिंजी कहती है कि शॉर्टी, तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में बचपन में जिंजी गोंकी को चिढ़ाने के लिए शॉर्टी कहा करती थी, क्योंकि उसकी हाइट उस टाइम जिंजी से छोटी थी। जब जिंजी गोंकी को शॉर्टी कहकर चिढ़ाती है तो गोंकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंजी से कहता है कि अगली बार तुम्हें मुझे इस नाम से चिढ़ाया ना तो तब देख लेना, और वैसे भी अब मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम मारोगी और वो रोने लग जाएगा। तो जिंजी कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हें शॉर्टी ही कहकर बुलाऊंगी, तुम क्या कर लोगे। तो उसके बाद गोंकी जिंजी के क्लोज आने लग जाता है और कहता है कि जो बचपन में तुमने मेरे साथ किया था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जिंजी को ये सब सुनकर बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगता है और वो गोंकी को धक्का देती है। तो उसके बाद गोंकी जिंजी से कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, और जैसे ही उन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है तब तक शॉप की ओनर गोंकी को बुला देती है। और उसके बाद गोंकी वहाँ पर से जाते हुए जिंजी से कहता है कि अब मुझे मारना इतना आसान नहीं है, अभी भी तुम इस बात को अपने दिमाग में रख लो। थोड़ी देर में अपनी जॉब खत्म होने के बाद जब वो दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं तभी गोंकी देखता है कि जिंजी ने अपने हाथ पर बहुत ही सारे अम्ब्रेला पकड़ रखे हैं। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने अपने हाथों पर बहुत सारे अम्ब्रेला पकड़ रखे हैं और ये बहुत ज्यादा भारी होंगे। तो जिंजी कहती है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं इन अम्ब्रेलास को पकड़ लूंगी। जिंजी गोंकी को मना तो कर देती है, लेकिन वो अम्ब्रेला सच में उस पर बहुत ज्यादा भारी हो रहे होते हैं और वो चाहते थे कि गोंकी उसकी हेल्प करे। और वो सोचती है कि जैसे ही गोंकी उसे दोबारा पूछेगा तो वो उसे उसकी हेल्प करने की परमिशन दे देगी, लेकिन जैसे ही वो उसे मना करती है वैसे ही गोंकी वहाँ पर से चला जाता है। पर थोड़ी ही देर में गोंकी अपनी साइकिल टर्न करता है और दोबारा जिंजी के सामने आ जाता है। जिंजी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे ऐसा लगता है कि गोंकी उसके सामने उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है और वो उसे अपने हाथ के अम्ब्रेला पकड़ाने वाली होती है। तब तक गोंकी उसे अपना हाथ देता है तो जिंजी कुछ समझती नहीं है। फिर उसके बाद गोंकी जिंजी से कहता है कि मुझे सिक्योरिटी कीज चाहिए। शॉप के ओनर ने कहा था कि मैं तुम्हारी कीज भी ले लूं, क्योंकि तुम तो शायद कल से दूसरी जगह काम करने के लिए जाओगी ना। तो जिंजी कहती है कि हाँ। फिर गोंकी जिंजी को गुड लक कहता है और वहाँ पर से चला जाता है। कीज देने के बाद जिंजी सोचने लग जाती है कि वो कितनी बेवकूफ है, उसको लगा था कि गोंकी उसकी हेल्प करेगा, बट ऐसा कभी हो सकता है क्या कि वो उसकी हेल्प करे। और फिर उसके बाद जिंजी उन सभी छातों को उठाकर बस में चढ़ जाती है और वो बस गोंकी के ही बारे में सोच रही होती है। बार बार उसके दिमाग में वही इमेज आ रही होती है जब गोंकी उसके क्लोज आया था। उसे ये सब सोचकर अच्छा भी लग रहा होता है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी फील हो रही होती है। जब वो इसी तरीके से गोंकी के बारे में सोच रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है गोंकी पर, जो कि एक शॉप पर खड़ा हुआ होता है। जब जिंजी उसे देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इतनी रात को वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट अपने घर जाने वाला था ना। इन्हीं सब चीजों की वजह से जिंजी को लगता है कि गोंकी के घर पे पक्का कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से गोंकी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। थोड़ी ही देर में जब गोंकी अपने घर जाता है तभी उसका पैर सीढ़ियों से टकरा जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ से आ रहे हो।
और आज तुम्हें स्कूल से आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तुमने अब तक खाना खाया या नहीं खाया? तो उसके बाद गोंकी अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब करने लग गया हूँ और मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, तो मैंने वहीं खाना खा लिया। तो उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें घर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तुम्हारे ग्रैंडपा जिंदा है, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। गोंकी अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि कोई बात नहीं ग्रैंडपा, आधे पैसे मैं भी कमाऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। काम करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए उसे बेड पे लेटते ही नींद आ जाती है। नेक्स्ट सुबह जब गोंकी स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में यंगजो दिखता है और वो अपने साइकिल से यंगजो के साथ चलने लग जाता है। जितने ही स्पीड से यंगजो जाता, उतने ही स्पीड से गोंकी अपनी साइकिल चलाने लग जाता। गोंकी तो यंगजो के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन यंगजो को गोंकी से दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर से दूसरे रास्ते से चला जाता है। तभी वहाँ पर होसंग आता है और वो गोंकी की साइकिल के पीछे बैठ जाता है। दूसरी तरफ चेरिन मिस्टर ली से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो बच्चों को पढ़ाने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर ली चेरिन से कहते हैं कि आई थिंक हम दोनों इतने क्लोज नहीं है जो मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताऊं। तो चेरिन कहती है कि अच्छा, जब से तुम इस स्कूल में आए हो तब से तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर पाओगे? उसके बाद चेरिन मिस्टर ली से कहती है कि क्या तुम सिंचियो मिन को जानते हो? तो मिस्टर ली उससे झूठ कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता हूँ, और हाँ, अगर मैं इसे जानता भी होऊंगा तो मैंने तुम्हें कहा ना कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं है जो मैं अपने दोस्तों के बारे में या अपने कुछ भी पर्सनल जानकारी बताऊं। उसके बाद चेरिन मिस्टर ली से कहती है कि तुम्हारा प्रोफेशन अलग है, तो तुम्हें ये प्रोफेशन चूज करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें तो टीचिंग पसंद नहीं था ना, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? तो मिस्टर ली उसका कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी वहाँ पर एक और मैडम आती है और वो उन्हें बताती है कि चेरिन को डायरेक्टर बुला रहे हैं। तो चेरिन कहती है कि ओके, मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद चेरिन मिस्टर ली से कहती है कि पूरे स्कूल में ऐसा बिहेव करना जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो। तो मिस्टर ली उसकी बात मानने के लिए हाँ कह देते हैं। दूसरी तरफ जिनजे की दोस्त जिंजी की प्रोफाइल पिक देखकर हंस रही होती है और एक दूसरे से बोलती है कि देखो जिंजी अपनी प्रोफाइल पिक में कितनी ज्यादा फनी लग रही है। यही सब बातें यंगजो सुन लेता है और वो सोचता है कि क्यों ना वो भी एक बार जिंजी की फोटो देखे। उसके बाद वो जिंजी की प्रोफाइल पिक चेक करता है और जब वो उसकी प्रोफाइल पिक चेक करते हुए कैमरे को जूम करता है, तभी वो देखता है कि जिंजी ने वो टेडी अभी तक संभाल कर रख रखा है जो यंगजो ने उसे दिया था। ये सब देखकर यंगजो को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ गोंकी तो अपने बैंक बैलेंस ही चेक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो अपने ग्रैंडपा की हेल्प करे। तभी जिंजी की दोस्त गोंकी को आवाज लगाती है और उससे कहती है कि आज तुम्हें जिंजी के बिना बहुत ही अकेला फील हो रहा होगा ना? तो गोंकी उसे बोलता है कि हाँ, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे वो आज गई कहाँ है? उसके बाद हमें जिंजी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है काम करके। जिस दिन जिंजी को इस जॉब के लिए चुना गया था, उस दिन जिंजी बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे ऐसा लगा था कि उसे वाकई में अपने जॉब से इस फील्ड के बारे में और भी कुछ जानने के लिए मिलेगा। वो बहुत ही अच्छा काम करेगी, नई नई बिल्डिंग्स बनाएगी और बहुत कुछ सीखेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ उसने सोचा था कि वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएगी, वहीं पर उनसे बिल्डिंग बनवाने की जगह वो कभी जिंजी को कॉफी सर्व करने के लिए बोलते, तो कभी उसे अपने ऑफिस के प्लांट पर पानी डालने के लिए बोलते और भी उसे ऐसे ही बेतुहू के काम करवाते रहते। जिंजी को लगा था कि ये सब वो उसे कुछ टाइम के लिए करवाएंगे, लेकिन उसके बाद वो उसे कुछ सिखाएंगे भी। लेकिन वो कॉन्स्टेंटली जिंजी से ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि वो सर्वेंट होगी। ये सब देखकर जिंजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेज तेज चिल्लाकर कहने लग जाती है कि इनको प्रॉब्लम क्या है? तुमने कहा कि तुम 6 महीने से यहाँ पर काम करो, लेकिन अभी तक ये तुम्हें साइट पर नहीं ले गए। जब ये तुम्हें प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करने देगी तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? जब जिंजी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, तभी वहाँ पर उनके सर बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तो चिल्ला क्यों रही हो? तो जिंजी उनसे कहती है कि आपने हमें इसलिए हायर किया है ना, ताकि आप हमें सिखा सको कि बिल्डिंग किस तरीके से बनाते हैं, तो हमें हमारे साइट पर तो लेके जाइए, यहाँ पर बैठे बैठे हमें थोड़ी कुछ आएगा। तो उनके सर कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, बट मैं तुम्हें स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। तो जिंजी कहती है कि अच्छा, तो आप ये सिखा रहे हो कि हम कॉफी कैसे सर्व करें और प्लांट्स को पानी कैसे दें। मैंने अप्रेंटिस के दौरान एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है, आप जो कर रहे हो वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो उनके सर जिंजी से गुस्से में कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जिंजी
जिंजी उनसे कहती है कि हमें जो कुछ भी सीखना है हमें वो सब फील्ड में जाकर सीखना होगा, यहाँ पर बैठकर हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो उसके सर उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें फील्ड पर ले भी गया तो तुम अपने इस बेकार से स्किल से क्या करोगी, तुम्हारे बस की तो वैसे भी कुछ है नहीं। जब जिंजी ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिंजी गुस्से में उनसे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि रियल स्किल्स किसको बोलते हैं। और ऐसा कहकर वो अपना बैग पकड़ती है और वहाँ पर से चली जाती है। और उसके बाद घर पहुँचने के बाद जो जिंजी करती है ना, उससे ना तो सिर्फ उसके सर को प्रॉब्लम होती है बल्कि पूरी स्कूल को ही इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली में जो उसके सर ने उसके साथ किया था वो उस सब को ऑनलाइन लिख कर अपलोड कर देती है और अपने सर पर आरोप भी लगाती है। जैसे ही वो ये सब करती है तो उसके स्कूल के टीचर्स को कॉल्स पे कॉल आने लग जाते हैं और वो उन सभी के कॉल अटेंड कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्कूल के टीचर तो ठीक है बट उनके प्रिंसिपल सर को भी इतने ज्यादा कॉल आते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें जिंजी की इस हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जिंजी ऐसा कैसे कर सकती है, सिर्फ अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने की वजह से वो हमारे स्कूल के रेपुटेशन को दांव पर कैसे लगा सकती है। तो चेरिन अपने प्रिंसिपल सर से कहती है कि सर आई थिंक हमें इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और सेंगरिन से इस बारे में बात करनी चाहिए। जिंजी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने सेंगरिन पर इल्जाम लगाया तो इसका मतलब सेंगरिन की ही कोई गलती होगी, क्योंकि जिंजी कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है, वो एक बहुत ही स्मार्ट चाइल्ड है। तो उसके प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि चाहे जिंजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, पर जो उसने किया है वो गलत है। इस तरीके से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालकर उसे स्कूल को बदनाम नहीं करना चाहिए था। अब हम इस मामले में चुप नहीं रह सकते, हमें उससे बात करनी ही होगी, क्योंकि अगर हमने उसे आज नहीं समझाया तो और बच्चे भी ऐसी हरकत करेंगे। दूसरी तरफ जिंजी के सभी दोस्त आपस में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिंजी आ जाती है। वो सभी जिंजी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं और उसके बाद वो जिंजी से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम तो आज काम पर जाने वाली थी ना, तुम्हारा तो आज फर्स्ट डे था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम काम करने के लिए नहीं जा रही हो। तो जिंजी कहती है कि मैं काम करने के लिए इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुमने जॉब छोड़ दी, तुमने जॉब क्यों छोड़ी। और फिर उसके बाद वो उससे बोलते हैं कि इस बार तुमने किससे पंगा लिया है। तो जिंजी स्माइल करते हुए उनसे बोलती है कि अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ कि मैं किसी के भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं, बट हाँ तुम सभी अपने क्वेश्चंस तैयार रखना, टाइम निकाल कर मैं उन सभी के आंसर तुम्हें दे दूंगी। जब वो इस तरीके से बोलती है तभी उसे प्रिंसिपल सर का कॉल आ जाता है और वो जिंजी को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। जिंजी प्रिंसिपल सर की बात तो नहीं टाल सकती थी, इसीलिए वो जल्दी से उठती है और प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है। जिंजी को अभी भी ऐसा लगता था कि उसने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और वो अपने डिसीजन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। और उसके बाद वो बड़े ही गुस्से में अपनी क्लास से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। तो यंगजो उसे देखने लग जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये इतने गुस्से में कहाँ जा रही है। उसके बाद जैसे ही जिंजी प्रिंसिपल ऑफिस जाती है तो उसके सर उससे कहते हैं कि अपनी सारी पोस्ट को हटा दो। तो जिंजी उनसे कहती है कि मैंने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, इसीलिए मैं उसे नहीं हटाऊंगी। तो उसके प्रिंसिपल सर उससे बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो मिस चेरिन जिंजी से कहती है कि तुम्हें ये सब करने से पहले एटलीस्ट एक बार मेरी परमिशन तो लेनी चाहिए थी। तो जिंजी कहती है कि आई एम सो सॉरी मैम, मैं इतने ज्यादा गुस्से में थी कि मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, मुझे बस सबको बताना था कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कितना गलत बिहेव करते हैं। जिंजी की ये सब बातें सुनकर उनके प्रिंसिपल सर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्ला कर कहते हैं कि अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम इतना बड़ा कदम उठा दोगी क्या, इन सब चीजों के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, तुम ये सब चीजें ऑनलाइन कैसे लिख सकते हो, तुम्हें पता है इसकी वजह से पूरी स्कूल कितनी ह्यूमिलेट हो रही है। बस उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी इसलिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा दिया। एटलीस्ट एक बार स्कूल के रेपुटेशन की सोच लेती। तुम्हारे वजह से सभी टीचर कितने ज्यादा परेशान हो गए, सुबह से उन्हें कॉल पे कॉल आई जा रही है और वो अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। और इसी तरीके से वो जिंजी पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। तब तक मिस चेरिन पूरा मामला संभाल देती है और किसी तरीके से जिंजी को वहाँ पर से भेज देती है ताकि प्रिंसिपल सर उस पर और ज्यादा गुस्सा ना कर पाए। थोड़ी ही देर में जब जिंजी अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उसे बहुत ज्यादा डांटा जो था। बेमतलब की इतनी सारी डांटने के बाद जिंजी का तो दिल ही टूट जाता है और उसका मन भी नहीं करता है कि वो कुछ सीखे। बट तभी उसकी नजर अपने सामने बैठे गोंगी पर जाती है और वो देखती है कि जो सर ने उन्हें पढ़ाया गोंगी को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद वो गोंगी को थोड़ा बहुत समझाती है तो गोंगी जिंजी को थैंक यू कहता है और फिर उसके बाद जिंजी दोबारा से चुप हो जाती है। गोंगी समझ जाता है कि जिंजी बहुत ही ज्यादा अपसेट है क्योंकि और दिन तो जिंजी का मुंह बंद भी नहीं होता था लेकिन आज तो वो कुछ बोल भी नहीं रही है। तो उसके बाद गोंगी जिंजी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम इससे भी ज्यादा अच्छी जगह डिजर्व करती हो, तुम्हें सांगरिंग की जगह कहीं और जाना चाहिए था।
मुझे तो उन्हें देखकर लगता ही था कि वो बहुत ज्यादा बेकार है, बट उनकी वजह से तुम अपना मूड खराब मत करो। एक चांस चला गया तो क्या हो गया, अभी दूसरा चांस तो है। और दूसरा चांस तो क्या, तुम्हारे पास तो अभी कई चांस है, तुम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना। कॉन्की की ये सब बातें सुनकर जिंजी को बहुत ही रिलीफ फील होता है और उसे बहुत ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि पहली बार गोंकी उसे चिढ़ाने की जगह मोटिवेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद जिंजी गोंकी से कहती है कि क्या बात, आज तुम इतने मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो फिर गोंकी बोलता है कि हर चीज मतलब के लिए नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।